हाय गाइस। तो गाइस हम लोगों का चल रहा है फास्ट ट्रैक बैच सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आज आपका बहुत आराम से मटेरियल कॉस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आज फास्ट ट्रैक का 6th लेक्चर है और जैसा कि आप लोगों को पता है हमने बहुत आराम से तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपन ने बेटा देखो स्टोर लेजर पूरा का पूरा देख लिया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं शुरू से। ये अपन ने स्टोर लेजर देखा था अगर आपको याद हो, और स्टोर लेजर के लीफो के फीफो के वेटेड एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कर भी लिए थे। ठीक है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और अब मैंने आपको बोला था लीफो फीफो वेटेड एवरेज के अलावा इसमें एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 कराऊंगा। 40 के बाद एक कॉन्सेप्ट बचा है स्टॉक आउट का, जिसपे 41 और 42 दो क्वेश्चन हैं, और फिर हमारे मटेरियल कॉस्टिंग की कंप्लीट कवरेज हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट और है पेरिशेबल नेचर, वो भी पूरा समझाऊंगा। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसको लिखना बेटा कैटेगरी ए, क्योंकि अगर ये पेपर में आया ना, मैं आपको पक्का बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा, इसीलिए बहुत अच्छे से समझना। आओ देखते हैं। डीजी कूल आइटम मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट यूजिंग आइटम एक्स एंड अप्लाई वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करेंगे, वेटेड एवरेज भी समझ आ जाएगा। फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलोइंग आर द डेटा। डेटा ध्यान से देखना। 15 दिसंबर को परचेज ऑर्डर नंबर 8, 30 दिसंबर परचेज ऑर्डर नंबर 9। आपने परचेज ऑर्डर दिया कि भाई मैं 10,000 यूनिट खरीदूंगा, इस रेट पे खरीदूंगा। बेटा अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मैं स्टोर पे बैठा हुआ बंदा हूं, मैं तो सिर्फ जब रिकॉर्ड करूंगा ना गुड्स को, जब मेरे पास आएगा। अभी तो मैनेजर ने बस फोन उठाया, टुक 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 परचेज ऑर्डर दे रहा, हाँ भाई मेरा सामान लिख लो। अभी सामान आया नहीं है। सामान आता है तो इशू होता है जीआरएन। जीआरएन बोले तो गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट मतलब जीआरएन। तो भाई वो जब आएगा तब अपन बात करेंगे, अभी अपन कोई बात नहीं करेंगे, अभी तो बस परचेज ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, आपने सप्लायर को बोला 15 दिसंबर को सामान आ जाना चाहिए, दूसरा आपने ऑर्डर दिया 30 दिसंबर को। आओ अब हमें मेन काम करना है। 1 जनवरी को ओपनिंग पीरियड दे रखा है, ठीक है। 5 जनवरी को जीआरएन दिया हुआ है बेटा 008। अब बात ध्यान से समझना, जीआरएन का मतलब है ये परचेज ऑर्डर नंबर 8, ये वाला सामान 5 जनवरी को आया है। देखो आपने सप्लायर को कॉल करी थी 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर का सामान आज आ रहा है, 5 जनवरी को आ रहा है। दैट मींस ये लीड टाइम है कि सप्लायर से सामान आने में टाइम कितना लगा दोस्त। ठीक है, अगला है मटेरियल रिटर्न नोट। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप मटेरियल रिटर्न करोगे उसका नोट है, इसकी एंट्री कर देंगे। सेम एंट्री परचेज रिटर्न। कौन सा परचेज ऑर्डर है 8, तो 8 वाला ही रेट यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ, मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है आपने मटेरियल की रिक्वेस्ट करी 3,000 की, तो ये इशू हो जाएगा कि इशू हुआ 3,000। ठीक है, फिर परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं आती। फिर मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन का कोई मतलब नहीं होता, बस इशू होता है, सिंपल इशू करे। फिर जीआरएन गुड्स रिसीव नोट, जहां जहां गुड्स रिसीव नोट आएगा उसकी एंट्री होगी। ठीक है, फिर मटेरियल रिटर्न नोट, रिक्विजिशन, रिक्विजिशन गुड्स रिसीव, मटेरियल रिक्विजिशन, यही दे रखा है। रिक्विजिशन का सीधा सीधा मतलब है दोस्त इशू, मतलब आपने फैक्ट्री में कोई सामान भेजा है, बस इतना ही दादा। ठीक है, अब आओ, अब देखो हैला ये क्या हुआ सर, क्वेश्चन तो है आपका स्टोर लेजर का। अगर बेटा क्वेश्चन स्टोर लेजर का होता तो नीचे स्टॉक लेवल क्यों पूछता। अब देखो उसने बोला क्या, कह रहा पहले तो आप बताओ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब बात ध्यान से सुनना, चाहे रीऑर्डर लेवल हो, चाहे मैक्सिमम हो, चाहे मिनिमम हो, क्या इन सबके लिए पहली चीज यूसेज चाहिए होगी, यूसेज या कंजम्पशन, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। एक आपको इनके लिए लीड टाइम चाहिए होगा। क्या दोनों चीजें चाहिए? हाँ सर बिल्कुल चाहिए। प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर जनवरी एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी। चलो ये तो हो जाएगा, स्टोर लेजर अपन बना लेंगे। स्टोर लेजर बन गया तो वैल्यू ऑफ आइटम एक्स, यूज, यूज का मतलब है कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको पता है ऊपर कंजम्पशन आती है, नीचे एवरेज आता है। पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले पार्ट के लिए अपन करेंगे क्या, पूरा क्वेश्चन सामने रखना। तो परचेज ऑर्डर से जीआरएन में जो टाइम है उस टाइम को हम बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड। तो जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम रीऑर्डर, जो कम से कम होगा वो मिनिमम है। आओ करें, सही है। क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर है बेटा 40। आओ सॉल्व करेंगे, साथ साथ चलना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है मेरा 40, सही है। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर दो चीजें निकाल देता हूं, यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे, आप भी लिख लो,
कैलकुलेशन ऑफ लीड टाइम, और आईसीएआई ने इस एक क्वेश्चन में गलती करी है, मैं आपको वो बताऊंगा अभी, एंड यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम, एवरेज सब निकालेंगे। तो लीड टाइम लिख लिया, ठीक है। लीड टाइम पे एक कॉलम बना देता हूं आगे मैक्सिमम का, एक मैक्सिमम हो जाएगा, एक आपका मिनिमम हो जाएगा, और एक आपका एवरेज हो जाएगा। सही है, हाँ सर। अब मैं यहां लिख देता हूं लीड टाइम, एक हो गया लीड टाइम, और लीड टाइम के साथ दूसरा लिख देते हैं यूसेज, ठीक है। जो भी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज आ रही होगी उस हिसाब से अपन क्वेश्चन में ये देख लेंगे, क्योंकि बेटा अगर आपको ये डाटा मिल गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, आओ सबसे पहले लीड टाइम में मैक्सिमम की बात करते हैं। ये लो, इसको भी ऐसे बांट देता हूं मैं, ये भी बांट दिया, ये भी बांट दिया, और इसको भी बांट दिया। आओ अब लीड टाइम मैक्सिमम की बात करें तो ध्यान से देखो सर, 15 दिसंबर को आपने ऑर्डर दिया था और ये सामान आया 5 जनवरी को, 15 दिसंबर से 5 जनवरी, तो दोनों डेट को काउंट नहीं करना होता, किसी भी एक डेट को काउंट कर लो। अब जैसे 15 दिसंबर को छोड़ो तो 15 के बाद दिसंबर में बचे कितने दिन, दिसंबर में बचे 16 दिन, और जनवरी के 5, टोटल हो गए 21 दिन, ये होगा 21, ये तो आएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब ऐसी मिनिमम निकालने के लिए आप देख सकते हो कि एक यहां पर देखो 30 दिसंबर को भी दे रखा है, जो 30 दिसंबर को परचेज ऑर्डर है इसका जीआरएन अपने पास कब आया, इसका आया है 12 जनवरी, ठीक है। तो दोनों में से एक डेट को काउंट करना, या तो 15 दिसंबर लेना या 5 जनवरी, दोनों को नहीं। ऐसे ही मिनिमम कितना होगा बेटा, मिनिमम होगा 30 दिसंबर से 12 जनवरी, यही था ना। तो देखो 30 दिसंबर से हो गया 12 जनवरी, ऐसे बस मेरे को क्वेश्चन में चेक करना है क्या इससे कम तो नहीं आ रहा कोई। अब देखो 30 दिसंबर से 12 जनवरी, तो 30 को तो नहीं लोगे, तो एक हो गया 31वां दिन और 12, टोटल 13 दिन हुए। अब यहां पर आईसीएआई ने गलती करी, इसीलिए मैं भी आंसर वैसे ही दे रहा हूं। आईसीएआई ने यहाँ पे 14 दिन लिए। भाई दोनों डेट को काउंट कभी भी नहीं करते, एक को काउंट करना होता है, तो यहाँ 14 दिन आते ही नहीं। या तो 13 जनवरी को गुड्स रिसीव हुए होते तो यहाँ 14 दिन आएंगे नहीं, बट ये क्वेश्चन आईसीएआई ने आरटीपी वगैरह में पूछा, वहां पर भी गलती करी, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब एवरेज बताओ, एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा बेटा 21 + 14 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गया 17.5, आप 17.5 ऐसे ही रखना, ठीक है। सही है सर, समझ आ गया, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं यूसेज की। आओ अब अगर मैं आपसे यूसेज की बात करूं तो यूसेज का मतलब है रिक्विजिशन। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी रिक्विजिशन चालू हुई यहां से, रिक्विजिशन गई 3000 की, रिक्वेस्ट इशू हुए 3000, फिर इशू हुए 4500, आगे आओ 2200, 1500, 4200, 3200, ये सारे। तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम यूसेज है 4.5 और सबसे कम है 1500, ठीक है। तो मैक्सिमम यूसेज लिख लेते हैं, मैक्सिमम यूसेज है 4500 यूनिट, और मिनिमम है बेटा 1500। मिनिमम कितनी है, 1500 यूनिट, यहां तक सही है। हाँ, मैक्सिमम कब की है, 10 जनवरी की, ऐसे डेट भी डाल देता हूं ताकि आप देख सको, और ये है 24 जनवरी की। तो एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज आ गया 4500 + 1500 बाय 2, कर लो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 3000 यूनिट। बेटा इतना बताना मेरे को चैट पे लिखना क्या ये क्लियर है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, आगे कुछ नहीं है। अगर मैं आपको वेटेड एवरेज खुद करने को दूं अब आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं फिर भी पूरा यही कराऊंगा, ठीक है। चलो इतना तो सही है ना सब कुछ, बताना बेटा क्या यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है बिल्कुल, हाँ यहां तक हो गया। हाँ यही मेन बात है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या था, सबसे पहले बोला था रीऑर्डर लेवल निकालना है, एक निकालना है रीऑर्डर लेवल। अब तो मेरे पे सारी चीजें, रीऑर्डर के बाद क्या बोला देख लेते हैं, एक था बेटा रीऑर्डर, एक था मैक्सिमम, एक था मिनिमम, तीनों निकाल देंगे। पहला हो गया रीऑर्डर लेवल, एक हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और एक हो गया बेटा मिनिमम स्टॉक लेवल। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट मेरा यहाँ खत्म हो जाएगा, सही है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले पार्ट के अंदर 3 पार्ट थे। पहले फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला होगा बेटा मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम, सही है। दूसरा फॉर्मूला तुम बताओ, चल चल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL प्लस में होगा बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम यूसेज ही लिख देता हूं क्योंकि मैंने वर्ड यूसेज यूज करा है, मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम, सही है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल सर ROL माइनस में एवरेज यूसेज, और एवरेज यूसेज के साथ आप ले लोगे एवरेज लीड टाइम, सही है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो यूज करो, सबसे पहले मैक्सिमम यूसेज यूज करो बेटा। मैक्सिमम यूसेज कितनी है देखो, मैक्सिमम यूसेज है हमारी, कहाँ गया, 4500 है ना। मैक्सिमम यूसेज है 4.5 और 21 दिन, तो 4.5 × 21 ये हो गया 94,500 यूनिट्स, सही है बेटा। हाँ सर सही है। अब देखो
यहां लोगे 94,500। अब ROQ देखो, ROQ कैसे आएगा, ध्यान से देखना। ROQ के लिए मैं क्वेश्चन पे दोबारा चला गया। ROQ का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। बेटा आप एक बात ध्यान से देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब मेरे गोदाम में हर ऑर्डर पे सामान कितना आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हर ऑर्डर पे जो सामान आ रहा है ना, वो गुड्स रिसीव नोट आ रहा है। ये देखो गुड्स रिसीव नोट, यहां पर भी 10,000 आए, फिर गुड रिसीव नोट फिर से 10,000 आए, फिर गुड रिसीव नोट भाई फिर से 10,000 आए, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 है दादा। हाँ सर समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया। तो यहां लिख लो, ये आया 10,000। ये 10,000 कहां से आया ये भी लिखवा देता हूं, नीचे लिख लेना, नीचे लिखवा देता हूं, ये लिख लो फ्रॉम GRN, फ्रॉम, ये आया आपका गुड्स रिसीव नोट से, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक। और इसके बाद माइनस, माइनस मिनिमम यूसेज, तो मिनिमम यूसेज है हमारी 1500, और मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम कितना है हमारा, मिनिमम लीड टाइम हो गया 14, है ना। तो अब ये करके देख लेते हैं बेटा। तो 1500 इंटू 14 कितना होगा, 1500 इंटू 14 हो गया 21,000। तो 94,500 प्लस 10,000 माइनस में 21,000, ये आ गया बेटा 83,500 यूनिट, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये भी हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, रीऑर्डर लेवल, बेटा ध्यान से, बहुत ही प्रेम से एकदम, ठीक है। आओ रीऑर्डर लेवल ध्यान से देखो क्या होगा। तो रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल है बेटा 94,500, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ, एवरेज यूसेज, एवरेज यूसेज बोलो, एवरेज यूसेज है 17.5 और एवरेज लीड टाइम है, कंजम्पशन 3,000 है ना, एवरेज कंजम्पशन 3,000 है, एवरेज लीड टाइम 17.5 है। तो 3,000 इंटू में 17.5, ये हो गया 52,500 माइनस 94,500, ये आ गया 42,000 यूनिट्स। पहला पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का यही पार्ट सबसे अच्छा था, क्योंकि अगर आपने ये पार्ट अच्छे से कर लिया, बेहतरीन तरीके से कर लिया, आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बोलो क्या क्लियर है क्या सब कुछ, ऊपर कर दूं। हाँ सर, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको बनाना है स्टोर लेजर। अब तो बेटा आपको बनाना है स्टोर लेजर, एक बार स्टोर लेजर बनाएंगे और वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखो स्टोर लेजर, और क्वेश्चन में लिखा था वेटेड एवरेज लगाना है, तो स्टोर लेजर करेंगे वेटेड एवरेज। फॉर्मेट आपको आता ही है, जल्दी से बताओ बेटा फॉर्मेट में पहला क्या होगा, फॉर्मेट में पहला आएगा डेट, फिर क्या आएगा पर्टिकुलर्स, डेट आया, पर्टिकुलर्स आया, पर्टिकुलर्स के बाद अब क्या क्या बनेगा बताओ, एक बनेगा कॉलम रिसीट का, एक कॉलम रिसीट का, एक इशू का, और एक बैलेंस का। सही बात है ना, बता देना बेटा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी बिल्कुल बताना बेटा, ठीक है। ऊपर का हटा दूं, चले आगे, जल्दी बताओ चैट पे, क्लियर है क्या बिल्कुल यहां तक, बताना बेटा सब कुछ क्लियर, चल सकता हूं आगे, आओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हो आप मेरे को बता देना, चलें आगे। हाँ सर बिल्कुल, चलो आओ, ठीक है। तो डेट, इतने में बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमारे को परचेज ऑर्डर की तो कोई एंट्री ही नहीं करनी होती, आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गया, एक कॉलम हो गया बड़ा रिसीट का, एक कॉलम हो गया बड़ा इशू का, और एक कॉलम हो गया अपना बैलेंस का, सही है। हाँ सर हो गया। अब इसके बाद रिसीट में बनेगा क्वांटिटी, फिर रिसीट में एक और बनेगा बेटा प्राइस और एक अमाउंट। वैसे ही यहाँ आएगा क्वांटिटी, फिर एक आएगा रेट, फिर एक आएगा अमाउंट। सेम यहाँ पर करो बेटा, एक आएगा क्वांटिटी और एक आएगा रेट और अमाउंट, सही है। सारे कॉलम बन गए, हाँ सर बिल्कुल सारे कॉलम बन के रेडी हैं। आओ, एक हो गया क्वांटिटी, एक हो गया रेट, एक हो गया अमाउंट, फिर क्वांटिटी रेट और अमाउंट, फिर क्वांटिटी रेट और अमाउंट। अब मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ चलो आ जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और जो भी मैंने यहाँ लिखा है मैं ये सारी की सारी चीजें मिटा देता हूँ। आओ अपन एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, और आराम आराम से प्रेम से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे और करेंगे। आओ, 15 दिसंबर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि परचेज ऑर्डर है, छोड़ दो। 30 दिसंबर कोई एंट्री नहीं होगी, छोड़ दो। अब पहली एंट्री आई 1 जनवरी को, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 3,500, 9.81 पे डालो बेटा साथ साथ। तो एंट्री आई 1 जनवरी, ऊपर ही लिख देता हूं जनवरी, ताकि यहां सीधा लिख दूं 1 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या बेटा 3,500 बैलेंस में लिखना, और 3,500 जाएगा किस रेट पे था बेटा 3,500, 3,500 है 9.81 के रेट पर, है ना। यहां लिख देते हैं 9.81, मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.81 से, 34335, ये आ गया 34335, सही है क्या। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे आओ, 5 जनवरी को गुड्स रिसीव हुए, एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। 5 जनवरी को गुड रिसीव हुए 9.93 वाले, तो इसके हिसाब से एंट्री होगी 10,000, है ना। तो लिखो 5 जनवरी गुड्स हुए रिसीव। हमेशा GRN पे एंट्री पास करते हैं बेटा 10,000, ठीक है। क्या रेट था, रेट था 9.93, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 99,300।
सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आप बताओ क्वांटिटी कितनी, पहले क्वांटिटी बोलो। तो ये हो गई क्वांटिटी टोटल 13,500, यहां लिख लो क्वांटिटी हो गई बेटा 13,500। वैल्यू बोलो, वैल्यू कितनी हो गई? तो वैल्यू हो गई 99,300। ऐसे करता हूं 99,300 और दूसरा 34,335, ये हो गई 133,635। ऐसे ही होगा ना? या इसी टाइम पे कुछ इशू भी हो गए, है ना? चलो इसकी पहले अपन इसकी एंट्री कर लेते ना 133। एक काम करो, क्योंकि अपने को रेट निकालना ना, पहले इसी डेट पर देखो कोई और एंट्री भी है क्या? 5 जनवरी, हाँ बेटा 5 जनवरी पे ही एक एंट्री और है ना, तो एक एंट्री ये भी और कर लो। 500 की एंट्री और है, तो ये भी 9.93 पे होगी, रिटर्न करा। तो 5 जनवरी पे 500 आपने वापसी भेज दिए, मतलब स्टोर से चले गए। किस रेट पे गए होंगे? 9.93 पे ही गए होंगे। तो 9.93 पे गए 500, 4965 चले गए। अब ध्यान से देखो, 3500 ओपनिंग था, 10,000 आया, 500 चला गया। तो 3500 ओपनिंग था, 10,000 गुड्स आए और 500 चले गए। अब बचे 13,000। बचे कितने बेटा? 13,000। वैल्यू कैसे लोगे? 34,335। 34,335 में जोड़ना 99,300, ठीक है? 99,300 जोड़ दिए और 4965 माइनस कर दो। 128,670 ये आ जाएगा, 128,670। और एक ही रेट चल रहा है, नहीं रेट अलग अलग है, तो यहां पर रेट चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं 13,000 से, तो यहां रेट आ जाएगा 9.898। 9.898 का रेट आ गया। सही है? आराम आराम से चलना। एक दिन पर 2 थी एंट्री, इसीलिए अपन ने ऐसा करा। सही है? बिल्कुल हाँ सर। 5 जनवरी हो गया। अब 5 जनवरी क्या आ गया हो बेटा? 6 जनवरी आपने इशू करा। कितना इशू करा? 3,000 इशू करा है। 6 जनवरी पे 3,000 इशू करा। आओ, आपने करा बेटा इशू, कितना करा? 3,000। किस रेट पर करोगे? यहां नहीं, यहां जाएगा ना, यहां गया 3,000। किस रेट पर बेटा? 9.898। तो 9.898 इंटू में 3,000, ये हो गया 29694, है ना? 29694। कोई भी डाउट है बताते चलना। 13 में से 3 गए, बैलेंस बचेगा 10,000। 10,000 बचेगा, 9.898 पर बचेगा। और वैल्यू पे बताऊं तो 128,670 में से 29694 को हटा दो, ठीक है? 29694 को हटा दो, ये हो गया 98976। ये हो गया 98976। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी लग रही हो, बिल्कुल बताना बेटा, एकदम मस्त चल रहे हैं, ठीक है? 6 तारीख हो गई। अब 6 तारीख से आगे बढ़ो, 7 जनवरी। 7 जनवरी को परचेज ऑर्डर है, एंट्री नहीं होगी, छोड़ दो। 10 जनवरी को फिर से मटेरियल रिक्वेस्ट हुआ 4500। आओ 10 जनवरी की एंट्री करेंगे। तो 10 जनवरी को इशू हुआ, कितना हुआ? 4500। किस रेट पे जाएगा? 9.898 पर ही जाएगा। तो 4500 इंटू में 9.898, ये कितना हो गया? 44541 हो गया बेटा, 44541। तो 10,000 में से 4500 चले गए, 10,000 में से 4500 चले गए, ये आ गए 5500 यूनिट, है ना? रेट चलेगा 9.898, यही रेट चलेगा। और इसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 54435। 54435 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। आओ 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। 12 को गुड्स रिसीव नोट आए हैं 10,000, और कौन सा वाला? परचेज ऑर्डर 9 वाला, मतलब ये वाला 9.78। तो 10,000 के गुड्स आए 9.78 पे 12 जनवरी को। 12 जनवरी को रिसीट हुआ। कितने गुड्स आए? गुड्स आए बेटा 10,000, ठीक है? बताते चलना बेटा चैट में, क्या सब कुछ क्लियर है क्या? यहाँ आएगा रेट 9.78, तो ये हो गया 97,800। अब बैलेंस कैसे? 5500 पहले थे, 10,000 और, तो हो गए टोटल 15,500। ये हो गए टोटल 15,500। एक मिनट, पहले इसी पे देख लो, 12 पे कोई रिटर्न भी है? हाँ 12 पे रिटर्न भी है 400 का, तो 12 पे साथ में पहले 400 का रिटर्न भी कर दो। यहां पर भी रिटर्न था और यहां पर भी 12 पे रिटर्न कर दो 400 यूनिट। फिर बैलेंस निकालना ना, अलग अलग बैलेंस क्यों निकालें अपन, ठीक है? ये लो, ये हटा देता हूं। 400 जाएंगे, अब 400 जाएंगे तो भैया इसके लिए मेरे को एवरेज का रेट चाहिए होगा, ठीक है? लेकिन 400 तो परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न तो इसी रेट पे जाएगा 9.78 पर, है ना? क्योंकि ये देखो रिटर्न उसने क्या बोला है, तो 12 जनवरी को रिटर्न बोला परचेज ऑर्डर नंबर 9, इसका रेट है 9.78। तो 400 तो जाएंगे भाई 9.78 के रेट पर। तो 400 को पहले हटा दो 9.78 के रेट पर, 3912, ये हट गया 3912। अब देखो आप, तो पहले से रखा हुआ था बैलेंस 5500, प्लस करे 10,000, माइनस कर दो 400, ये हो गया बेटा 15,100। ये हो गया 15,100। वैल्यू में बोलूं तो 54435, प्लस करोगे 97,800, माइनस करोगे 3912, तो वैल्यू आ जाएगी 148,323। 148,323, और इसको डिवाइड कर दो 15,100 से, तो 9.823 आ गया मेरा रेट, नया रेट आ गया 9.823।
सब परफेक्ट चल रहा है बेटा। 12 तारीख आ चुकी, 12 तारीख तक सब हो गया। अब 12 से आगे बढ़ते हैं। बताना बेटा चैट में क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? फिर 15 को इशू करा, 24 को इशू करा, 2200 और 1500। आओ 12 के बाद आएगा 15 तारीख और 24 तारीख, दोनों दिन इशू करे हैं। कितने कितने इशू करे हैं बेटा? तो एक दिन आपने इशू करे 2200 और फिर एक बार इशू करे 1500, तो सेम रेट पे करोगे। ये भी 9.823, क्योंकि अभी तक तो कुछ आया ही नहीं तो रेट सेम चलेगा। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूं, यह आ जाएगा 21,611, यह आ जाएगा 14,734, यहां बचेंगे 12,900 सेम रेट पर 9.823, तो 9.823 पर यह आ जाएगा 1,26,712। ठीक है, फिर 12,900 में से 1,500 और चले गए, यहां आ जाएगा 11,400 सेम रेट पर 9.823, तो 9.823 पर ही हो जाएगा 111,978। यहां तक तो सब परफेक्ट है। ठीक है, 111,978 सही है ना, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर एकदम बढ़िया चल रहा है। 24 के बाद बोलो 25 जनवरी को फिर से गुड्स आ गए 10,000। अब आए परचेज ऑर्डर नंबर 10, मतलब ये 9.75 के रेट पर आए होंगे, तो 9.75 के रेट पर फिर से आ गए। कब आए? 25 जनवरी। अब तो ये फालतू हो गया क्वेश्चन, है ना? रिसीट बताते चलना बेटा। सब क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, डन है, बहुत ही बढ़िया। आओ 10,000। अब किस पे आएंगे? कौन सा रेट है 10,000 के बाद? 9.75 है। हाँ 9.75 कितना आ जाएगा? 97,500। तो 11,400 में 10,000 जुड़ गए, ये हो गए 21,400, 21,400, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,09,478, 2,09,478। ये आ जाएगा रेट 9.789। ठीक है, सीधा कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। 26 जनवरी 31 जनवरी इशू हुआ है। आओ लिखो, एक है 26 जनवरी, एक है 31 जनवरी इशू हुआ है, इशू कर दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इशू कितना कितना हुआ है बेटा? पहले 4200, फिर 3200, यहां कर दो 4200 और 3200, बस खत्म हो गया। और किस रेट पर जाएगा? 9.789 के रेट पर, और यहां पर भी कितना होगा? 9.789 के रेट पर। यहां आ जाएगा 39156, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 31325। सही है, यहां बचेगा 17,400, और 17,400 के बाद बचेगा 14,200, 17,400 के बाद बचेगा आपका 14,200। ठीक है, किस रेट पर? यहां बचेगा वही सेम 9.789 के रेट पर, 9.789 के रेट पर। ठीक है, तो 17,400 को मल्टीप्लाई करो, 1,70,322 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 138,997, 138,997। और इसी के साथ आपका स्टोर लेजर भी यहाँ पर हो जाता है पूरा खत्म। अब स्टोर लेजर के साथ अगर मैं आपको बोलूं क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक ये बचा है हमारा। ठीक है, आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ लिख लो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा मेरा, क्लोजिंग स्टॉक है 14,200 द रेट ऑफ 9.789 पर यूनिट, और टोटल जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 138,997। ठीक है, 138,997 ये आ गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, मजा ही आ गया। अगला बोला वैल्यू ऑफ आइटम यूज, मतलब कंजम्पशन निकालनी है। आओ यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट पे निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ आइटम यूज्ड, उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज कंजम्पशन, कंजम्पशन निकालनी है। ठीक है, और बेटा जब भी कंजम्पशन निकालनी होती है, मैंने आपको बोला है टोटल ले लो इशू कॉलम का, बोला था ना, टोटल ले लो इशू कॉलम का। और जब भी आप टोटल लोगे इशू कॉलम का, तो एक्सक्लूड करना था। क्या क्या एक्सक्लूड करना था याद है? मैंने बोला था परचेज रिटर्न मत लेना, परचेज रिटर्न, कोई भी परचेज रिटर्न हो मत लेना, और ना ही कोई शॉर्टेज लेना, इन सबको मत लेना, बाकी नॉर्मल लेना। आओ बाकी सबको देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक सही है ना? आओ बाकी सारी चीजें देखना। तो सबसे पहले देखो, मैं रिटर्न को कुछ भी नहीं लूंगा। अगर मैं आपको टिक करके बताऊं तो ये वाला इशू आएगा, ये वाला इशू आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये इशू आएगा, ये इशू आएगा, ये इशू और ये इशू, सबको जोड़ लेता हूं। ठीक है, तो नीचे लिख के दिखाऊं, समझ गए ना आप? ऑरेंज वाले से 29694, 29694, फिर आएगा 44541। ठीक है, फिर प्लस करके आएगा 21,611, 21,611 के बाद आएगा 14,734, 14,734, फिर प्लस करोगे 39,156, फिर प्लस करोगे 31,325। क्या आ रहा है? 181,061। चेक कर लेता हूं क्या यही आ रहा है क्या? 181,061 बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कितना आ गया? ये आ गया 181,061। ठीक है, और लास्ट में बोला था इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लास्ट भी लिख लेते हैं बेटा। लास्ट में बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर आती है कंजम्पशन, ऊपर आएगी कंजम्पशन जो अभी अपने निकाली रुपीज में, और नीचे आएगा एवरेज स्टॉक रुपीज में।
खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कंजम्पशन कितनी है, तो कंजम्पशन है 181061 की। बेटा एवरेज स्टॉक कितना है, एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक में एक तो है ओपनिंग 34335, ओपनिंग की वैल्यू है 34335, और क्लोजिंग कितना है बेटा, क्लोजिंग अभी निकाला था 138997, 138997 बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2.09 टाइम्स, चेक कर लो। इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, और पूरा का पूरा अपन ने सॉल्व कर दिया आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का बनेगा अगर आएगा तो, और आ भी चुका है, एक बार आ भी चुका है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप बता दो क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताओ बेटा। ये क्लियर है बिल्कुल, बोलो। क्या चल सकते हैं क्या आगे, बताना बेटा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चलो ठीक है। अब यहां से ना आगे चल रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, सुनना। अब आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। अभी हाल ही में ही जनवरी और मई 25 में से एक एग्जाम में आया, 10 मार्क्स की केस स्टडी आई। मई 25 में आई थी केस स्टडी स्टॉकआउट के ऊपर, तो हम वही समझने वाले हैं। समझो बात को, स्टॉकआउट क्या होता है बेटा, स्टॉकआउट कॉस्ट ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टॉकआउट कॉस्ट, तो क्या होता है स्टॉकआउट कॉस्ट, इसको समझो। अभी कुछ नोट नहीं करना, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पे भी लेके जाऊंगा, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा। आसान टॉपिक है अगर ध्यान से समझो तो। देखो, स्टॉकआउट कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर बहुत आराम से बोलूं, एक कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसे नुकसान कितना होगा, तो उसे नुकसान कितना होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, बस। ठीक है, अगर कंपनी गलती से कभी आउट ऑफ स्टॉक हो भी गई तो भैया नुकसान कितना, बहुत ही आराम से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट पे भी नहीं लेके जा रहा, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, सिंपल सी बात, स्टॉक आउट मतलब अगर कंपनी हो जाए आउट ऑफ स्टॉक तो कॉस्ट कितनी। ठीक है, चलो, मतलब नुकसान कितना, ये देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, आ जाओ। पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, फिर 42 और खत्म हो गया। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्टॉक आउट इज सप्लाइड बाय कंपनी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जो आईसीएआई का क्वेश्चन है बस उसमें फिगर डबल है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। स्टॉक आउट की यूनिट्स दे रखे हैं, मतलब भाई मेरे पास एक बार 800 यूनिट्स की कमी थी, कस्टमर आया, मैंने कहा भाई यूनिट नहीं है, उसने कितने मांगे थे 800, मेरे पास है ही नहीं देने को, कितने 800 यूनिट्स नहीं है मेरे पास, 800 यूनिट नहीं है भाई देने को। ठीक है, फिर 600 यूनिट मांगे, ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा हुआ 3 बार, जैसे गाना है ना, ऐसा होता है 17-18 सालों में, तो ये 800 यूनिट के लिए आया कस्टमर, ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा हुआ 2 बार। 600 यूनिट के लिए आया कस्टमर, ऐसा होता है साल में 3 बार। 400 यूनिट के लिए ऐसा कितनी बार होगा, 5 बार। 200 यूनिट के लिए कस्टमर आया, ऐसा 10 बार हुआ, 200 यूनिट के लिए कस्टमर आया और कस्टमर वापसी चला गया खाली हाथ, टमटम करता हुआ खाली हाथ चला गया, कुछ मिला ही नहीं उसे। नील यूनिट्स के लिए कस्टमर आया और 0 यूनिट के लिए वापसी गया, ऐसा भी साल में 30 बार हो रहा है, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हर यूनिट पे 200 रुपए, इन्वेंट्री की कॉस्ट है 19 रुपए। देखो नॉर्मल सी बात है, 200 रुपए है, इन्वेंट्री की कॉस्ट 19 है, तो भैया यहां से आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। वाइल स्टॉकआउट कॉस्ट है 50, स्टॉकआउट की कॉस्ट दे रखी है, मतलब अगर मेरे पास, तुम ऐसे समझना, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना, वो सब छोड़ो, कॉन्ट्रीब्यूशन सब छोड़ो, फालतू की चीजें। अभी अगर आप किसी भी चीज को बेचोगे 200 रुपए की बिकेगी, उसको गोदाम में संभालने का खर्चा 19 रुपए है, और अगर तुम्हारे यहां से कस्टमर अगर दूसरी दुकान पे चला गया ना दादा, तो दूसरी दुकान पे जाने के साथ साथ आपका 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। समझ आई, पर यूनिट। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या निकालना है, इफ द कंपनी विशेस टू नेवर मिस अ सेल, कभी अगर कंपनी सेल मिस करना ही नहीं चाहती तो कितना सेफ्टी स्टॉक रखेगी, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड, कितनी कॉस्ट है वो सब निकाल दो, निकाल देंगे। व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेफ्टी स्टॉक ऑफ 600 400 200 बता देंगे, और व्हाट इज द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, सब कुछ समझ आ जाएगा। सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, ध्यान से सुनना बहुत आराम से। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन का डाटा लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखूंगा, ये है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमेशा निकालनी है, हमेशा कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, कि जितना हो रहा है पूरे साल में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे समझो, एक तरफ ले लेता हूं स्टॉक आउट, एक तरफ ले लेता हूं स्टॉक आउट के यूनिट्स, और एक तरफ ले लेता हूं ऐसा साल में कितनी बार हुआ, और यहां निकाल दूंगा प्रोबेबिलिटी। सही है, आ जाओ। स्टॉक आउट कितना कितना हुआ था बताना। क्वेश्चन में 800, 600, 400, 200 और 0। यहाँ लिख देता हूँ, एक बार हुआ 800 यूनिट, फिर हुआ 600 यूनिट, फिर हुआ 400, फिर हुआ 200 यूनिट, और फिर हुआ 0 यूनिट। सही है। टाइम्स बताओ बेटा, टाइम्स 2, 3, 5, 10 और 30। 2, 3, 5, 10 और 30 टोटल करना। 30 और 10 40 और 10 50 हो गए। टोटल आ रहा है 50। ठीक है, टोटल आ रहा है 50। सही है। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, बचपन में आपने पढ़ा था जब आपकी नाक भाग करती थी, है ना। तो 2/500, ये हो गया 2/50, सॉरी। ठीक है, 2/50। ठीक है, तुमने मेरे को गाली दी, देखो मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। कह रहे कैसे बोल रहा है, नाक बहती थी, हमारी नहीं बहती थी, तेरी बहती होगी, ऐसा। ये आ गया 0.04। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली निकालो, अगली आएगी 3/50, फिर अगला आएगा 5/50, फिर अगला आएगा 10/50, और फिर लास्ट आएगा बेटा 30/50। सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आ गई 3/50, 0.06। अगला है 5/50, ये आ गया 0.10। अगला बोलो 10/50, 0.20, और 30/50 ये हो जाएगा 0.60। सारी प्रोबेबिलिटी का सम चेक कर लो, 1 आना चाहिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। सर क्यों निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी? बेटा साल में 2 बार ऐसा हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो देखोगे ना, अकरेंस कितनी है कि 50 बारी में से 2 बार ऐसा हो रहा है, हमेशा थोड़ी ना हो रहा है। हाँ सर ठीक है। सर हमेशा निकालनी प्रोबेबिलिटी, हाँ। और अगर कभी टाइम्स का टोटल 100 आ गया तो प्रोबेबिलिटी निकालनी बहुत आसान है, सीधा 100 से डिवाइड करते चलना। ठीक है, ये आ गया। अब इतना क्वेश्चन तो आसान है। अब इसके ना आगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जरा वो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ सुनना बेटा, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब मैं इसके आगे लेके जा रहा हूं दूसरा पार्ट। मैं यहां निकालूंगा सारी की सारी रेलेवेंट कॉस्ट, और रेलेवेंट कॉस्ट में मेरी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? तो रेलेवेंट कॉस्ट में 2 कॉस्ट आएगी। एक स्टॉकआउट की कॉस्ट, क्योंकि जितना कस्टमर जो है यहां से वापसी जाकर के किसी और से खरीद रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है, एक तो वो कॉस्ट। और साथ में मैं जितनी इन्वेंट्री रख रहा हूं उसकी कैरिंग कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेरे पास बस ये 2 ही तो खर्चे हैं, और कोई मेरे पास खर्चा है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास और कोई खर्चा नहीं है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, मुझे सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 19 है और स्टॉक आउट कॉस्ट 50 है। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लगती है, वो सब आपको पता है। ठीक है, अब यहां जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूं सुनते चलना। ठीक है, आराम आराम से, बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा, सुनना बेटा। एक तरफ तो मैंने लिखे सेफ्टी स्टॉक का लेवल, एक तरफ तो मैंने रखा कि मेरे को सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है। जो जो क्वेश्चन में लेवल दे रखे हैं मैं वही करूंगा। तो सेफ्टी स्टॉक का लेवल रखा, सही है सर, समझ आया। फिर इसकी वजह से कितना मेरे को स्टॉक आउट होगा मैंने वो रखा सामने कि स्टॉक आउट कितना होगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर रख देंगे स्टॉक आउट कितना आया। सही है सर। और स्टॉक आउट के बाद यहां पर रख दूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सही है सर, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी के साथ अब मैं निकालूंगा यहां पर पहली कॉस्ट हो गई स्टॉक आउट कॉस्ट, एक बार निकाल दोगे स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगी स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद जो स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी अब उसका निकाल देंगे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। सर एक्सपेक्टेड क्यों निकाल रहे हो? एक्सपेक्टेड इसीलिए क्योंकि उसको आपको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। अभी के लिए आप लिख करके रखो। ठीक है, फिर एक आएगी आपके पास कैरिंग कॉस्ट, और जैसे ही कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी तो यहां आ जाएगा टोटल। सही है, बिल्कुल सही है। यहां तक तो सही है ना, बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी स्टॉक लेवल से चालू करेंगे। सबसे पहला केस उठाएंगे, सारे के सारे सेफ्टी स्टॉक लेवल में यही उठाऊंगा। देखो पहले 800 फिर 600 सारे। अब एक बात समझना, अगर 800 यूनिट मेरे पास रखे हैं, 800 यूनिट मेरे पास रखे हैं, तो देखो कस्टमर किस किस का आ रहा है, ऊपर चल रहा हूं। अगर कस्टमर 800 यूनिट का आया कस्टमर पूरे यूनिट ले जाएगा, 600 यूनिट का आया कस्टमर पूरे ले जाएगा, 400 यूनिट आया कस्टमर ले गया, 200 आया ले गया, 0 आया ले गया। मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कस्टमर वापसी गया, कस्टमर खाली हाथ वापसी गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 800 है तो स्टॉक आउट हो गया 0 यूनिट्स का, क्योंकि मेरे पे 800 रखे थे, जब जब कस्टमर आया सारा लेकर के चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो 0 यूनिट्स। भाई यहां पर तो ये है ना स्टॉक आउट इतने यूनिट का हो रहा है। ठीक है, अपना कोई स्टॉक आउट हुआ ही नहीं। अगर स्टॉक आउट ही कुछ नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी नहीं। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं आएगी ना, तो स्टॉक आउट कॉस्ट ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर। अब आएगी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। जरा कैरिंग कॉस्ट ध्यान से समझना, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? कैरिंग कॉस्ट है 19 रुपए। कैरिंग कॉस्ट है 19 रुपए। और भैया मेरे पास है कितने? 800 यूनिट मेरे पे है 800 यूनिट, तो 800 इंटू 19। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 800, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री है सेफ्टी स्टॉक में, वही एवरेज होता है आपको पता है। तो 800 इंटू में 19, ये कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई 15,200।
तो मेरी टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला करके बनेगी ए और बी को, यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गई ए और बी को मिला करके 15,200। ठीक है, बस थोड़े से पेशेंस रखना, देखो आपको सब समझ आएगा, बस मेरे पे भरोसा रखो, सब समझ आएगा बेटा। ये हो गया पहला 800 यूनिट। अब मैं 800 से थोड़ा सा आगे चला गया, 600 यूनिट। ठीक है, सारे पहले से सारे कॉलम मत बना देना। ठीक है, अब आए 600 यूनिट। अब समझना 600 यूनिट। ठीक है, दोबारा से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने रखता हूं। देखो 0 यूनिट वाला आया, कोई दिक्कत नहीं है। 200 यूनिट वाला आया, लेके चला गया सामान, क्योंकि मेरे पे 600 रखे थे। 400 वाला आया, वो भी चला गया। या 600 वाला, सारे एक साथ नहीं आएंगे, कभी कोई आया कभी कोई आया, सब हो जाएगा। 800 वाला आया तो भाई मैं उसे सिर्फ 600 दे पाऊंगा, 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। क्या 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा? हाँ सर, यह 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर 200 यूनिट का स्टॉक आउट। बताओ 200 यूनिट के स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। अब यहाँ पर ना एक बात का खास ध्यान रखना आपको, बस वो चीज का खास ध्यान रखना। 200 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ तो 200 यूनिट की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी, आया तो 800 वाला बंदा था ना, 800 वाला बंदा आया जिसकी वजह से वो 600 लेके गया और 200 आउट ऑफ स्टॉक हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखना। 800 वाले बंदे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.04। सही है? हाँ सर सही है। अब इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट निकालो। तो देखो इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे आएगी, जरा इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट समझना। पहले अपन नॉर्मल स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल ले क्या? हाँ पहले नॉर्मल स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल लेते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट थी भाई, देखो 200 यूनिट है और हर यूनिट पे मेरे को 50 रुपए का नुकसान होगा, मतलब 10,000 का नुकसान हुआ। लेकिन 10,000 का नुकसान तो पूरे साल में है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो देखोगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो 10,000 के नुकसान की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं 0.04। तो बताओ मेरा नुकसान कितना होगा? 10,000 इंटू में, ऐसे करता हूँ, 10,000 इंटू में 0.04 है ना, ये आया 400। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा 400 रुपए का नुकसान होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कैरिंग कॉस्ट आएगी, अब की बार मैं सामान रख रहा हूँ 600 और 600 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई, ये आ गई 11,400। तो 11,400 और 400 दोनों को मिलाकर के हो गई 11,800। समझ आया? क्योंकि अगर आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आगे रिपीटेशन है बस। दोबारा समझ लो, 600 यूनिट रखे हैं तो जो 800 वाला आया वो वापसी गया। कितने यूनिट्स के लिए वापसी गया? वो 200 यूनिट के लिए वापसी गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी बेटा 800 वाले की लगेगी, क्योंकि जो कस्टमर आया था वो 800 वाला आया था। क्या क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब देखो इसके बाद समझाता हूं, इसके बाद तो आपको एक ही बार में बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 600 के बाद है 400 यूनिट। सुनो 400 यूनिट, ध्यान से सुनना, दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूं, आराम से सुनो। 0 यूनिट वाला आया, कोई दिक्कत नहीं। 200 वाला आया, 400 वाला आया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 600 वाला आया तो 200 यूनिट के लिए वापसी जाएगा, क्योंकि 400 तो है। और 800 वाला आया तो 400 यूनिट के लिए जाएगा। तो यहां पर दो केस बनेंगे, एक बनेगा 200 यूनिट वाला, एक बनेगा 400 वाला। ठीक है, 200 यूनिट में प्रोबेबिलिटी किसकी लोगे? प्रोबेबिलिटी लोगे 600 वाले की, क्योंकि 600 वाला वापसी गया था। तो यहाँ आएगी 0.06, फिर आएगा 0.04, है ना। यहाँ आएगा 0.06 और यहाँ आएगा 0.04। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई परेशानी हो बताते चलना बस। आगे तो अब काम रिपीटिशन है, बस कुछ नहीं करना आपको। 400 देखो 200 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ तो 200 यूनिट पे 50 रुपए का खर्चा, यानी 10,000 का खर्चा। सेम 400 यूनिट का नुकसान हुआ, 50 रुपए का खर्चा, यानी कितना खर्चा हुआ? पहले खर्चा निकालो नॉर्मल 20,000। अब इसको प्रोबेबिलिटी से भी कि नुकसान होना चाहिए था 10,000, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.06। तो ये नुकसान कितना हुआ? ये नुकसान हुआ 600। यह नुकसान होना चाहिए था 20,000 और प्रोबेबिलिटी है 0.04, तो नुकसान होना चाहिए था बस 800 का। तो इस केस में टोटल नुकसान होना चाहिए था 1,400 रुपए का। इस केस की बात कर रहा हूँ, 1,400। अच्छा मेरे पास स्टॉक कितना रखा है? मेरे पास स्टॉक रखा है 400। 400 के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट आएगी। कैरिंग कॉस्ट हमेशा बेटा उस हिसाब से आती है जितना स्टॉक रखा है। तो ये हो गया 7,600, और अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो टोटल कॉस्ट हो गई 9,000 रुपए। ठीक है, बताओ क्या क्लियर होता जा रहा है क्या बेटा? अगर यहां तक क्लियर हो गया, अब तो रिपीटेशन है, अब तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं 400 तक पहुंच गया। 400 के बाद 200 यूनिट है और 0 यूनिट है। एक बार 200 ले लूंगा, एक बार 0 ले लूंगा, खत्म। बेटा प्लीज चैट पे बताना क्या क्लियर हो रहा है क्या? अब इसके बाद मैंने रखा 200 यूनिट। बेटा अगर सेफ्टी स्टॉक में 200 यूनिट रखोगे तो 0 वाला आएगा, वापसी नहीं जाएगा। 200 वाला भी वापसी नहीं जाएगा। 400, 600, 800 हर एक वाला वापसी जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 400 वाला वापसी गया तो कितने यूनिट का नुकसान होगा बताओ? अब यहाँ पर नुकसान होगा पहले 200 यूनिट का, यहाँ लिख देता हूँ, नुकसान होगा 200 का। ठीक है, अगर कौन सा आया? 600 वाला। अगर 800 वाला आया तो 800 वाला आया तो नुकसान होगा 600 का। ठीक है, कौन कौन सा नुकसान होगा 200 वाले में? 400 वाला भी, 600 वाला भी, 800। 400 वाला आया तो 200 का नुकसान, 600 आया तो 400 और फिर 600, है ना। यहाँ लिखता हूं, पहले नुकसान होगा 400 रुपए का, यहाँ नुकसान होगा 400 का, और फिर नुकसान होगा 600 का। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी डाल दो। प्रोबेबिलिटी डलेगी 6, 4, 6 और 8 की, है ना। 400 की, 600 की और 800 की। 0.10, 0.06 और 0.04। पहले आएगी 0.10, फिर आएगी 0.06,
और फिर आएगा 0.04। बस प्रोबेबिलिटी एक बार मिल जाए, अब तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, करते चलो। तो यहाँ नुकसान हुआ 200 यूनिट का, अब मैं सीधा लिख दूं क्या, अगर नुकसान हुआ 200 यूनिट का तो 200 इंटू 50 कर लो। अगर आप करोगे 200 इंटू 50, यह आ जाएगा 10,000 का नुकसान। यहाँ पर 400 का नुकसान हुआ तो यहाँ आ जाएगा 20,000। यहाँ हुआ 600 यूनिट का नुकसान तो 600 इंटू 50 कर दो, यहाँ आ जाएगा 30,000 का नुकसान। बट अब आप उसको प्रोबेबिलिटी से भी एडजस्ट करोगे तो उसको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट करो। 10,000 इंटू में 0.1, यह आ जाएगा 1000। ठीक है, 20,000 इंटू में 0.6, यह आ जाएगा 12। 0.06 था ना, 1200 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक, और ये भी आएगा 1200। तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 12 12 24, 3400 का नुकसान हो गया। गोदाम में सामान कितना रखा है, गोदाम में सामान रखा है 200 यूनिट, 19 रुपए के हिसाब से यहाँ कॉस्ट आ जाएगी 3800। तो 3800 और 34 दोनों को मिला दो, यहाँ हो जाएगा 7200। ठीक है, बस लास्ट केस, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक कुछ रखूं ही ना, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 0 यूनिट्स रखूं, बेटा अगर 0 यूनिट्स रखोगे तो अब तो हर बंदा वापसी जाएगा। अगर आपने 0 यूनिट रखा तो भाई अब तो 200 वाला बंदा भी वापसी गया, 400 वाला भी वापसी, 600 वाला भी वापसी, और इसके साथ साथ 800 वाला बंदा भी वापसी गया। सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो, 200 से प्रोबेबिलिटी सबकी लिख लो। 0.2, 0.1 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.10, 0.06, ये 04 क्या है, 0.06 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ लिख लो, तो यहाँ पर 200 यूनिट है तो 200 यूनिट के 50 रुपए के हिसाब से जो नुकसान होगा, यहाँ नुकसान होगा 10,000 का, यहाँ नुकसान होगा 20,000 का, यहाँ नुकसान हुआ 30 का, और यहाँ हुआ 40 का। लेकिन इसको प्रोबेबिलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करते चलो, ये हो जाएगा 1600, ये तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा था ना, ये हो जाएगा 1800, ये कितना हो जाएगा भाई 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000। तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, जोड़ना 2 और 2 4, 5,800 और 1600, बेटा टोटल खर्चा हो जाएगा 7,400 का। लेकिन इस केस में मेरी एक बात अच्छी है कि कैरिंग कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, 0 इंटू 19 आएगी तो 0 हो गई, तो यहाँ पर खर्चा आ जाएगा 7,400। ठीक है, ये सारा का सारा अपना क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। बस ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी वर्किंग में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक का समझा दूं, जैसे ये वाला केस है, इसका मतलब मैंने अगर 400 यूनिट रखे, ऐसे समझो, अगर 400 रखे तो 0 वाला आया कोई दिक्कत नहीं, 200 वाला आया कोई दिक्कत नहीं, 400 वाला आया कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है, जब 600 वाला आया तो दिक्कत होगी इतने की, जब 800 वाला आया तो इतनी दिक्कत होगी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहां लेंगे 600 की और 800 की, ये मत भूलना, बस ये आ गया तो समझ आ जाएगा। फिर खर्चा निकाल के लास्ट में प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट भी करना है, ये बात ध्यान रखना। बस आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आओ अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहला पार्ट पढ़ो। इफ द कंपनी विशेस टू नेवर मिस अ सेल, कभी भी सेल मिस नहीं करनी, तो व्हाट शुड बी इट्स सेफ्टी स्टॉक, तो उसका सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में पहले का आंसर होगा, अगर कभी कोई सेल मिस नहीं करनी, तो फर्स्ट पार्ट में पहले का आंसर होगा, अगर नेवर मिस अ सेल, कभी भी कोई भी सेल मिस नहीं करनी, तो सेफ्टी स्टॉक रखो 800 यूनिट का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, सेफ्टी स्टॉक होना कितना चाहिए, 800 यूनिट। ठीक है सर, ताकि कोई भी कस्टमर आए वापसी ना जाए, पहला हो गया। व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, इसके साथ टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब अगर मैं 800 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा, तो 800 यूनिट पे रखूंगा तो 15,200, यहाँ पर आ रहा है खर्चा 15,200 रुपए का मेरा खर्चा आ जाएगा। यहाँ तक सही है बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आगे आओ। इसके बाद व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेफ्टी स्टॉक, 600 400 200, तो ये तो अपन निकाल चुके हैं। देखो सेफ्टी स्टॉक और टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक है सेफ्टी स्टॉक और एक है टोटल कॉस्ट। पहले सेफ्टी स्टॉक है 600 400 200, 600 400 और 200, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आएगी। 600 400 200 पे आपने निकाल रखी है, तो 600 पे देखो, 600 पे है 11,800, यहाँ है 9,000 और यहाँ पर है 7,200। 11,800 11,800 9,000 और 7,200, सही है, सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कौन सा है, ऑप्टिमम होगा जहां खर्चा सबसे कम आएगा। ऑप्टिमम का मतलब हो गया जहां पर मिनिमम कॉस्ट है। आओ बेटा मिनिमम कॉस्ट देख लो, मिनिमम कॉस्ट कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो मिनिमम कॉस्ट 7,200 आ रही है 200 पे, तो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 7,200। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप 200 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखोगे वो केस सबसे बढ़िया है। इसी के साथ हो गया क्वेश्चन खत्म।
तो बेटा पूरे क्वेश्चन में बस ऊपर की वर्किंग है, पहले आप प्रोबेबिलिटी करोगे, प्रोबेबिलिटी के बाद पूरा क्वेश्चन आपसे बहुत तसल्ली से एक ही बार में निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब आप बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन में एक ही पार्ट था जो सबसे बेहतरीन था, और अगर आपको वो समझ में आ गया तो पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? मैं जब तक पानी भर रहा हूँ आप मुझे बोलो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ICAI के स्टडी मटेरियल का सेम ऐसा क्वेश्चन है, और बहुत सारे मेरे बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी, सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें। ये लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लिख दो बेटा चैट पे, चले आगे फिर, ठीक है। हाँ सर सही है, एकदम परफेक्ट सर, मजा ही आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आओ अब इसी के टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और है, जरा वो भी आपको समझा दूं, आराम से समझना क्या क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से अगर आप समझोगे तो। देखो क्या बोला, IPL Limited using a small casting in one of its finished product, the casting are purchased from a factory. IPL Limited 54,000 casting per year at a cost of 800। पूरे साल में खरीद रहे हो 54,000 कास्टिंग्स। क्या होती है कास्टिंग छोड़ो, मेरे लिए ए का मतलब एनुअल डिमांड है, और 800 रुपए में खरीद रहे हो, ये हो गया परचेज प्राइस, ठीक है सर। The casting are used evenly throughout the year in a production process on a 360 day per year basis। पूरे साल में 360 दिन है, ठीक है। कास्टिंग एस्टिमेट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर, ये ओ हो गया, और 300 रुपए का खर्चा आएगा वन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर, तो ये हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है सर। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशन। छोड़ो, अब यहाँ देखो एक बात लिखी है, यहाँ लिखा है डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 दिन। बेटा जनरली का मतलब होता है ऑन एन एवरेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में आएगा तो जनरली लिखा होगा। जनरली का मतलब ये एवरेज है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डे, मतलब सामान आने में 10 दिन लगते हैं। मिनिमम 6 नहीं है, एवरेज 6 है, 6 से लेकर 10 दिन लगते हैं। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस, ये बोला है कि 6 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब परसेंटेज है अकरेंस की 75%। 7 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की या परसेंटेज ऑफ अकरेंस है 85 क्यूमुलेटिव बेसिस पे। 8 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95%, 90%। 9 दिन पे सामान आ जाएगा 95%, 10 दिन में सामान आ जाएगा 100%, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले बोला EOQ निकालो। आओ तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 का, मतलब पहला पार्ट तो बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। पहला पार्ट तो कर सकते हैं ना आराम से, हाँ से कर सकते हैं। ये लो आप क्वेश्चन पढ़ो, ये लो आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, EOQ निकालो, क्योंकि EOQ में तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से कर दो EOQ, तो करो फटाफट से EOQ करो, ठीक है। आओ देखो, पहले लेंगे A, फिर लोगे O, फिर लोगे C। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला, ऐसे लिख देता हूँ, पहला पार्ट था ना, ये लिख देता हूँ, पहले पार्ट में उसने बोला निकालना है EOQ, और ये होगा बेटा 2AO अपॉन में C रूट में। आओ A देखो, A है 54,000 कास्टिंग्स, ये हो गया कास्टिंग्स। O है 9,000 रुपये पर ऑर्डर, O है 9,000, और C दे रखा है आपको 300। तो EOQ आ जाएगा 2, आप निकालो बेटा कितना आएगा, 54,000 इंटू में 9,000 अपॉन में आ जाएगा 300, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। ये कितना आ गया बेटा, 54,000 इंटू में 2 इंटू में 9,000 डिवाइड कर दो 300 से, और ये आ जाएगा 1800 यूनिट्स, 1800 कास्टिंग्स। पहला पार्ट तो खत्म हो गया, ये आ गया 1800 कास्टिंग्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही फालतू था। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। Assume that company is willing to take a 15% risk of being out of stock. What would be the safety stock और reorder point? Safety stock और reorder point का मतलब reorder level निकालना है, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले यहाँ पर मेरे को वो टेबल बनानी पड़ेगी, जरा टेबल समझना कि वो टेबल क्या है। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला क्या था, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। डिलीवरी के दिन दे रखे हैं और परसेंटेज ऑफ अकरेंस दे रखी है, यहाँ लिखता हूँ। एक दे रखे हैं बेटा डिलीवरी के डेज, एक है डिलीवरी के डेज, दूसरा है परसेंटेज ऑफ अकरेंस कि काम कैसे कैसे होगा, और जितना परसेंटेज ऑफ अकरेंस होगा तो बाकी का बैलेंस जो है वो रिस्क परसेंटेज आ जाएगा। 100 में से माइनस करिए, 100 में से परसेंटेज ऑफ अकरेंस हटा दो, जितना परसेंटेज ऑफ अकरेंस हट जाएगा बाकी का रिस्क होगा। किसका रिस्क, कौन सा रिस्क सर, रिस्क होगा स्टॉक आउट का, है ना। क्योंकि अगर 75% चांस है कि सामान आ जाएगा, तो 25% ये भी तो चांस है ना कि सामान नहीं आएगा, जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकाली थी। हाँ सर, डिलीवरी के दिन दे रखे हैं 6, 7, 8, 9, 10। पहले यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दे रखे हैं डिलीवरी के दिन 6, फिर है 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। बेटा यहाँ पर जो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ लिख भी देता हूँ आगे, ये है क्यूमुलेटिव बेसिस पे परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे परसेंटेज बोलो, पहले आएगी 75, फिर आएगी 85, है ना।
पहले होगी 75%, फिर हो जाएगी 75 में 10 जोड़ लो, ये हो गई 85%। ठीक है, आगे कैसे होगी, आगे होगी 75 में 10 जोड़ लो और 5 जोड़ लो, ये हो जाएगी 90%। ठीक है, फिर 75 में 10 भी जोड़ लो, 10 जोड़ लो, 5 जोड़ लो, फिर 5 जोड़ लो, ये हो गई 95%। ऐसे ही लास्ट में 100%। मतलब देखो सर 6 दिन में सामान आ जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 75%। सर 7 दिन में सामान आ जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 85%। सर 8 दिन में सामान आ जाएगा, चांसेस कितने हैं, 90%। सर 9 दिन में सामान 95%। 10 दिन में सामान सर 100% चांस है 10 दिन में तो आ जाएगा। अब परसेंटेज बताओ, रिस्क की परसेंटेज कितनी होगी। अगर 75% चांसेस है कि सामान आ जाएगा, मतलब 25% चांस है कि सामान नहीं आएगा, यहाँ 15% चांस है कि सामान नहीं आएगा, यहाँ 10% चांस है कि सामान नहीं आएगा, यहाँ 5% और यहाँ 0% चांस है कि सामान नहीं आएगा। यही टेबल इस क्वेश्चन की पूरी जान है। अगर तुम्हारे को ये समझ आ गया ना तो भाई पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे वो डायलॉग सुना तुमने, ए फगोनिया हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, तुम हमारी जान है, वैसे ही इस क्वेश्चन की ये जान है। समझ आ गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आओ अब पढ़ो सेकंड पार्ट। उसने बोला कंपनी 15% का रिस्क लेना चाहती है। अगर कंपनी 15% का रिस्क लेगी तो व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक। आपको बताना है सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और रीऑर्डर क्या रहेगा। आओ अब इसके नीचे मैं यहां से कर रहा हूं, अगर कंपनी रिस्क लेगी 15%, बेटा अगर रिस्क 15% है, देखो रिस्क 15% तो डिलीवरी के डेज कितने हो गए आप बताओ, डिलीवरी के डेज कितने हो जाएंगे। तो डिलीवरी के डेज आ जाएंगे बेटा 7 दिन। 7 दिन आ जाएंगे कि 7 दिन में सामान आएगा, हाँ। और 6 दिन क्या है, 6 दिन है एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज इतना टाइम तो लगता है। अब 7 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन का मेरे को स्टॉक रखना पड़ेगा। बात समझो, 6 दिन है एवरेज, पर 15% रिस्क उठाने के लिए मेरे को 7 दिन का सामान रखना है। वैसे मैं 6 का रखता हूं, अब मुझे 7 का रखना है, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा सामान रखना है। तो सेफ्टी स्टॉक यहाँ क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा बेटा, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 54,000, पूरे साल में दिन है 360। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पढ़वा देता हूँ। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो 360 दिन। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया एक दिन का। मेरे को सामान रखना है 7 दिन का और ऑन एन एवरेज मैं सामान रख रहा हूं 6 दिन का, तो एक दिन का क्या हो जाएगा स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 150 कास्टिंग्स। ठीक है, ये हो गया 150 कास्टिंग्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी पॉइंट पे उसने बोला रीऑर्डर लेवल भी निकाल दो, तो रीऑर्डर लेवल निकाल देते हैं। रीऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक वाला। तो एक ले लेंगे सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के साथ क्या आता है बोलो, एक आता है एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम। यही होता है क्या, देखो यही तो फॉर्मूला है। सेफ्टी स्टॉक बोलो कितना, सेफ्टी स्टॉक है 150। एवरेज यूसेज कितनी, एवरेज यूसेज है एक दिन की 54,000 अपॉन 360, ये एक दिन की है। एवरेज लीड टाइम है 6 दिन का। ठीक है, तो वैसे ही 7 दिन की कंजम्पशन वही तो आएगा, तो ये हो गया 150 और ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 150 इंटू 6, 900। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1050 कास्टिंग्स। पहला पार्ट खत्म। बताओ क्लियर हुआ क्या। बस आपको ये देखना है मुझे कितना परसेंट रिस्क उठाना है, जितना परसेंट रिस्क उठाना है उतने दिन का सामान रखना है, जितने दिन का सामान रखना है उसको एवरेज से कंपेयर कर लो। जैसे देखो एक पार्ट और समझाता हूं और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। आओ पहले 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट पढ़ो। अगर मेरे को 5% का रिस्क उठाना है तो सेम पार्ट है, सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर निकालना। अगर 5% का रिस्क है तो ठीक है। आओ तो ये पार्ट कौन सा था, अब मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ ना, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए फिर से इसमें जाऊंगा। 5% का रिस्क उठाना मतलब 9 दिन के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लो थर्ड, थर्ड में फिर से लिखता हूँ। अगर मेरे को रिस्क उठाना है 5%, बेटा रिस्क है 5%, तो डिलीवरी कितने दिनों में चाहिए, डिलीवरी के लिए सामान का जो मेरे को अपने आप पे सामान रखना पड़ेगा वो सामान रखना पड़ेगा 9 दिन का। सही बात है, हाँ सर 9 दिन का। अब आप सेफ्टी स्टॉक निकाल लो। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालूंगा, सेफ्टी स्टॉक बहुत आसान सर, पूरे साल में मुझे चाहिए 54,000 कास्टिंग्स। एक दिन में, पूरे साल में होते हैं 360 दिन, एक दिन का आ जाएगा। मुझे 9 दिन के लिए अपने गोदाम में सामान रखना है, जबकि मैं एवरेज 6 दिन का रखता हूं। तो सेफ्टी स्टॉक अब की बार 3 दिन का रखूंगा, 3 दिन का आ जाएगा 450 कास्टिंग्स। सही है। अगर मैं इसी पे आपको बोलूं रीऑर्डर लेवल निकालो, तो रीऑर्डर लेवल बहुत आसान, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के साथ क्या लेते हो, एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन। सही है क्या, हाँ। सेफ्टी स्टॉक कितना है बोलो, सेफ्टी स्टॉक है बेटा 450। एवरेज में लीड टाइम कितना है, एवरेज में लीड टाइम हो गया मेरा 6 दिन और कंजम्पशन है 54,000 अपॉन में 360। तो ये तो हो गया 900 और ये हो गया 450, टोटल हो गया 1350 कास्टिंग्स। बताओ क्लियर हुआ क्या, अब तो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। डिट्टो कॉपी पेस्ट है तो सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है,
अगले पार्ट में क्या बोला है, अगर 5% रिस्क पर ही, यही 5% रिस्क की बात करें, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग, ऑर्डरिंग और कैरिंग की टोटल कॉस्ट पूछी है, ठीक है 5% पर। आओ 5% पर मेरे से पूछा ओसी कितना आएगा, सेम इसी लेवल पर जो थर्ड पार्ट में निकाला ना, उसी लेवल पर एक ओसी पूछा और एक सीसी पूछा, सही बात है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सबसे पहले ओसी, बेटा ओसी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ओसी में आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो पूरे साल में चाहिए 54,000, मैं तो एक बार में 1800 मंगाऊंगा। देखो आप सेफ्टी स्टॉक जितना मर्जी रखो बेटा, मैं तो एक बार में ईओक्यू जितना मंगाऊंगा ना, तो ओसी में तो झंझट ही नहीं आता, क्योंकि मैं एक बार में ईओक्यू जितना मंगाऊंगा। ये हो गए मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 9,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा सर, पूरे साल में चाहिए 54,000, ईओक्यू है 1800, नंबर ऑफ ऑर्डर 30 करूंगा और हर एक की कॉस्ट है 9,000, तो ये खर्चा तो आ जाएगा मेरा 2,70,000। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 270 बहुत क्लियर है, आराम से क्लियर है, ठीक है। अच्छा कैरिंग कॉस्ट, अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो सेफ्टी स्टॉक के केस में कैरिंग कॉस्ट को जरा ध्यान से देखना। यहां पे दोनों अल्टरनेटिव है, मैं आपको जरा दोनों अल्टरनेटिव समझा देता हूं। पहला ऑल्टरनेटिव तो भाई ये है जो बहुत ही आसान सी बात बोली, क्या बात बोली कि कैरिंग कॉस्ट के लिए अपन देखेंगे हमारे पास कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, कितना सामान आया। तो देखो अगर सेफ्टी स्टॉक होता है तो सेफ्टी स्टॉक के लिए फॉर्मूला होता है मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सेफ्टी स्टॉक, ये होता है, हाँ सर होता है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी, सामान मैं मंगा रहा हूं 1800 डिवाइडेड बाय 2, और सेफ्टी स्टॉक कितना है मेरा, इस केस में सेफ्टी स्टॉक कितना 450 का, 450 का है सेफ्टी स्टॉक, तो ये हो गया 900, 1350, ये 1350 आएगा, हाँ ये आया 1350 कास्टिंग्स, और ऑन एन एवरेज 300 रुपए के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 1350 कास्टिंग्स ऑन एन एवरेज 300 के हिसाब से ये हो गया 4,05,000। आप इसी हिसाब से करो, आईसीएआई ने ऐसे ही करा हुआ है, हम भी ऐसे ही करते हैं नॉर्मल सेफ्टी स्टॉक के जैसे, ठीक है। अच्छा टोटल कर लो दोनों का टोटल, तो दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ दो 2,70,000, ये कॉस्ट आ गई 6,75,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से क्लियर हुआ। बेटा प्लीज चैट में बताना क्या क्लियर हुआ या नहीं। लास्ट पार्ट और बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस लास्ट पार्ट तो ईओक्यू निकालना है। फिर से कह रहा है रेफर टू द ओरिजिनल डाटा, कह रहा है आपकी परचेज ऑर्डर की कॉस्ट टू ओनली 600। बेटा परचेज ऑर्डर की कॉस्ट 600 से कम नहीं हुई, 600 हो गई, जो पहले 9,000 थी, देखो कॉस्ट इतनी कम हो गई, बिजनेस री इंजीनियरिंग लगाया टू ओनली 600। इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट वेस्ट और एफिशिएंसी, जिसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, कैरिंग कॉस्ट 720 हो गई, पहले कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 300, अब ये बढ़ गई। कह रहा है न्यू ईओक्यू निकालो, पहले तो न्यू ईओक्यू निकाल लेते हैं, आओ पहले निकाल लेते हैं न्यू ईओक्यू, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे ना। पहले निकालो न्यू ईओक्यू, न्यू ईओक्यू के लिए चाहिए ए, ओ और सी। ए तो रहेगा 54,000, ओ कितना हो गया था, ओ हो गया 600 और वो हो गया 720, ये हो गया 600, ये हो गया 720। तो बताओ न्यू ईओक्यू कितना आ गया बेटा, ईओक्यू कौन सा वाला, नया वाला, तो नया ईओक्यू हो गया 2AO अपॉन में सी रूट में, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 54,000, ओ है 600 डिवाइड में सी है 720, 300, ये आ जाएंगे 300 कास्टिंग्स। अब न्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, 300 कास्टिंग के बाद क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ सर यहाँ तक समझ आया। आगे हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी, पहले कितने फ्रीक्वेंटली बेसिस पर सामान आप ऑर्डर करते थे और अब कितना कर रहे हो। देखो आपको ये बताया था फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कैसे होगा, ओल्ड ईओक्यू के हिसाब से चलें तो ओल्ड ईओक्यू आया 1800 कास्टिंग्स, ओल्ड ईओक्यू आया 1800 कास्टिंग्स, तो इसके बेसिस पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे मेरे 54,000 पूरे साल में, एक बार में 1800 यानी 30 ऑर्डर्स, ये हो गए पूरे साल में 30 ऑर्डर। तो टाइम लैग कितना आ रहा है, हर ऑर्डर के बीच में टाइम लैग कितना है, पूरे साल में 360 दिन, और टोटल करेंगे 30 ऑर्डर, पूरे साल में है 360 दिन और टोटल करेंगे 30 ऑर्डर, यानी कि 12 दिन, हर 12 दिन में आप ऑर्डर कर रहे हो। यहां तक तो सही है ना, ये तो हो रहा था पहले। अच्छा अब क्या हो रहा है, अगर मैं न्यू ईओक्यू की बात करूं तो सर न्यू ईओक्यू में आया 300 कास्टिंग्स, और अगर ये है न्यू में 300 तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे आप बताओ, बोलो बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, बहुत आसान, खत्म करो 54,000 अपॉन में 300, तो 54,000 अपॉन 300 करोगे तो पूरे साल में ऑर्डर कितने हुए, 54,000 डिवाइडेड में 300, 180 ऑर्डर। और अगर 180 ऑर्डर हैं तो अगर 180 ऑर्डर हैं तो अब टाइम लैग कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली का मतलब टाइम लैग होता है 360 दिन और 180 ऑर्डर, मतलब हर 2 दिनों में ऑर्डर हो रहा है। तो जो पहले हर 12 दिनों में ऑर्डर हो रहा था अब वो हर 2 दिनों में ऑर्डर हो रहा है, ये आपको लिखना है।
बस उसने यही पूछा था, चेंज पूछा था, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी। तो भैया इतने के हिसाब से हमारा आंसर आएगा कि पहले हर 12 दिनों में ऑर्डर कर रहे थे, अब आप हर 2 दिनों में ऑर्डर कर रहे हो। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। स्टॉकआउट के बेहतरीन क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे ये 2 क्वेश्चन। इसी के साथ आपका स्टॉकआउट का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट में स्टॉकआउट बहुत अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना, ठीक है। तो यहां तक हमारा सब कुछ हो गया। अब अपन यहां से आगे चलते हैं। इतना तो अपना हो गया, इतने में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। सही है बेटा, एक बार चैट पे बताना क्या यहां तक क्लियर है रिया, एक बार सब बता दो बेटा, आगे चलेंगे। मजा आया स्टॉकआउट के कॉन्सेप्ट में? हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। इसी के साथ अपना मटेरियल कॉस्ट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है। आप देख लो एक एक क्वेश्चन, एक एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट कवरेज। इतना तो बच्चा रेगुलर क्लास में नहीं करता जितना अपन यहाँ करा देते हैं। मस्त तरीके से 40-45 क्वेश्चन पूरा मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट कर दिया। मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक बार मैं जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नोट्स पे और आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें एक आधा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मेरे को आप लोगों के साथ अब डिस्कस करना है, वो मैं बता देता हूँ। फिर आप ICAI का केस बेस्ड सिनेरियो बहुत आराम से कर पाओगे। देखो पहला मटेरियल कॉस्टिंग, वैसे तो यूट्यूब पे पूरी पूरी वीडियो डली हुई है कॉन्सेप्ट की, मटेरियल के कॉन्सेप्ट पूरे वहीं से देख लेना। ये लो आपको मैं अगर बोलोगे तो मैं एक बार आपको वीडियो दिखा भी देता हूँ। आपको वीडियो कहाँ मिलेगी, एक मिनट रुको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये गए आप यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी। ये रहा CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी वाले चैनल पे जाना और चैनल पे जाके वीडियोस में जाना। तो देखो ये सारी वीडियो है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मटेरियल कॉस्ट। ये रहा मटेरियल कॉस्टिंग, देखो 55 मिनट में पूरा इन्हीं नोट से रिवाइज करा रखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ABC एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। EOQ हमने पूरा अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक एक चीज कर ली। अब यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ तक सब कुछ हो गया था। अगर कभी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछ ले, जैसे एक तो क्वेश्चन था फर्दर डिस्काउंट कितना चाहिए वो बताना है, तो फर्दर डिस्काउंट के लिए तो अपन माइनस करते हैं और परचेस कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। बट अगर कभी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछ ले तो आप डिस्काउंटेड प्राइस को x मान लो। जैसे अगर नॉर्मल प्राइस 800 है तो डिस्काउंटेड को x मान लो। तो विदाउट डिस्काउंट तो आप पे सारे नंबर आ जाएंगे, और डिस्काउंट के साथ आपका ये x की टर्म्स में आ रहा होगा, दोनों को बराबर रखो, x निकल जाएगा। अब मान लो x आ गया 790, ओरिजिनल प्राइस है 800, x आ गया 790, तो मैं बोल सकता हूं ना पहले प्राइस था 800 अब हो गया 790, मतलब 10 का डिस्काउंट। नीचे हमेशा रखते हैं ओरिजिनल, इनटू में रखते हैं 100, ये डिवाइड कर दो, डिस्काउंट की परसेंटेज आपको आराम से मिल जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बाकी अपन ने सारी चीजें देखी है। आप प्लीज वो रिवीजन वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत बढ़िया अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लो खाली, वैसे मैंने डिटेल में वहां समझा रखा है। बेटा अगर कभी भी कोई चीज पेरिशेबल नेचर की होती है ना, तो पेरिशेबल नेचर में कौन से गुड्स आते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, फ्रूट्स हो गए, आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर ऐसा कभी भी कुछ होगा तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट में PC आता है, OC आता है, CC आता है। तो यहाँ थोड़ा सा फिल्टर आउट चीजें ध्यान से समझना। इसके ऊपर केस बेस्ड सिनेरियो है ICAI का, ICAI की बुक में, मतलब ICAI के स्टडी मैट में मटेरियल का बस एक केस बेस्ड सिनेरियो है जो इसके ऊपर है, प्लीज वो करना। और स्टडी मैट की भी मेरी टोटल पूरी वीडियो यूट्यूब पे डली है, वहां से जाके भी देख सकते हो। ये लो आपको स्टडी मैट वाली वीडियो बोलोगे, स्टडी मैट वाली वीडियो भी इसी में दिखा देता हूँ। तो स्टडी मैट की जो वीडियो है ना वो ये है, देखो ये रही स्टडी मैट मैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में लगे हुए हैं पर्पल में, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है उसमें मटेरियल कॉस्ट में लास्ट में जाओगे आपको ICAI का पूरा स्टडी मैट बना हुआ सॉल्व करा रखा है, उसमें केस बेस्ड सिनेरियो भी मिल जाएगा। अब यहाँ समझना बेटा, रीऑर्डर क्वांटिटी है 900, मतलब मैं हर बार ऑर्डर में 900 मंगाता हूँ, हर दिन 50 किलो यूज करता हूँ और टोटल 15 दिन तक शेल्फ लाइफ है। अब एक बात समझो, मैं सप्लायर से मंगा रहा हूँ 900, मैं टोटल 15 दिन में यूज कर पाऊंगा 750, क्योंकि हर दिन 50 यूज हो रही है और 15 दिन की शेल्फ लाइफ है। तो बेटा मंगाए 900, यूज करे 750, दैट मींस 150 मेरे खराब हो गए, तभी तो पेरिशेबल नेचर आएगा, 150 खराब हो गए। एनुअल रिक्वायरमेंट है 37,500, परचेज प्राइस है 27। अब यहाँ एक बात समझना, बहुत तसल्ली से समझना, मंगाए थे 900, यूज करे 750, 750 कैसे आया, हर दिन 50 किलो यूज कर रहे हो, 15 दिन तक ही अच्छे यूज हो सकते हो, उसके बाद खराब हो जाएंगे, तो 150 यूनिट खराब हो रहा है। बेटा मेरे धंधे का नेचर ऐसा है कि 150 खराब हो रहे हैं, मेरे को मंगाने 900 ही हैं, तो 900 के हिसाब से सारी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, देखो
मुझे पूरे साल में यूज कितने करने हैं? मुझे पूरे साल में यूज करने हैं 37,500। एक बार में एक ऑर्डर में से सिर्फ 750 यूज करता हूँ, भले 900 मंगाता हूँ पर यूज तो 750 करता हूँ ना। तो पूरे साल में यूज करने हैं 37,500, एक ऑर्डर में यूज करता हूँ 750, मतलब 50 ऑर्डर करूंगा। तो ऑर्डरिंग की कॉस्ट आ जाएगी 50 के हिसाब से। देखो आपको दिखाता हूँ, ऑर्डरिंग की कॉस्ट आ जाएगी 50 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना मंगाओगे? 50 ऑर्डर, और हर ऑर्डर की कॉस्ट है 900 रुपए की, ठीक है। 50 ऑर्डर, हर ऑर्डर की कॉस्ट है 900, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी आपकी। और हर ऑर्डर की कॉस्ट नहीं है, सॉरी गलत बोल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऊपर हो चुकी थी। 50 ऑर्डर हैं और हर ऑर्डर में मैं मंगा रहा हूँ 900, तो मैं पूरे साल में मंगाऊंगा 45,000 केजी। पूरे साल में 45,000 केजी आएंगे, जिसमें से इतना यूज हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे को परचेज कॉस्ट निकालते हुए बेटा पूरे 45,000 पे परचेज कॉस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट के लिए भी 900 लेने पड़ेंगे, क्योंकि आए तो 900 है ना, संभालने का खर्चा तो 900 के हिसाब से आएगा। तो बात समझना, इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक चीज समझना, खाली यूज कितना हो रहा है उससे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो। जैसे पूरे साल में यूज करने हैं 37,500 और एक बार में सिर्फ मैं 750 यूज कर पा रहा हूं, तो पहले यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो। अब नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए मेरे, कितने आए? 50 ऑर्डर। अगर 50 ऑर्डर हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इस हिसाब से आ जाएगी। 50 ऑर्डर हैं, हर ऑर्डर में 900 किलो मंगा रहा हूं, तो जितने किलो मंगाए उस हिसाब से परचेज कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट भी 900 के हिसाब से। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपने डिफरेंट स्टॉक लेवल करा, सब कुछ करा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पेरिशेबल नेचर, ये जो पेरिशेबल नेचर है इसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा? बाकी सारे लेवल नॉर्मल है, मैक्सिमम कैसे आएगा? एक बार तो आप निकाल लो फॉर्मूले से, ठीक है, एक बार निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लिया। और दूसरा ये देखो, हर दिन की कंजम्पशन 800 है और शेल्फ लाइफ 10 है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो भाई 8 ईयर यूज हो पाएगा। तो दोनों को हमेशा लोअर लेना होता है, हमेशा लोअर, जो फॉर्मूले से आया वो। और जितना लाइफ स्पेन है, जैसे यहाँ लाइफ स्पेन 10 है और हर दिन 800 यूज कर पा रहे हो, तो 10 दिन में 8 ईयर यूज कर पाओगे। तो दोनों में से मैं मैक्सिमम गोदाम में 8,000 ही रखूंगा, 15 नहीं रखूंगा। मान लो ये आ रहा होता 8,000 और फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा था 6,000, तो मैं 6,000 रखता। दोनों में से जो लोअर आएगा हमेशा वो रखूंगा, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी अपन ने कुछ नहीं छोड़ा, बाकी अपन ने चुन चुन के एक एक चीज खत्म कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब से आराम से चीजें हो जाएंगी। ये लास्ट में है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट का नॉर्मल सा मतलब होता है 3/2 है, मतलब 3 का इनपुट डालूंगा जब 2 का आउटपुट आएगा। सेम 110 का इनपुट डालूंगा जब 100 का आउटपुट आएगा, ठीक है। और एक मिसलेनियस पॉइंट था, कभी भी दो वेंडर के बीच में चॉइस कर रहा हूं, जैसे अरुण और बाला वाला क्वेश्चन हमने करा था, तो पहले रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लो और रीऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से देखो मिनिमम कॉस्ट कहां लग रही है। याद है अपन ने ये मिसलेनियस इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन करा हुआ है, देखो अरुण और बाला वाला, जहां अपने रीऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी, ये देखो 43 क्वेश्चन, बस ये है। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेटा ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे डाउट पूछो, ठीक है। अब आप चाहो तो मटेरियल का पूरा कंपाइलर खत्म कर दो, वहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मटेरियल का कर लो, आपसे बहुत आराम से तसल्ली से बन जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, 5 से 6 लेक्चर में अपन ने पूरा कर लिया, जबकि लेक्चर की ड्यूरेशन भी 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे से ज्यादा होते नहीं। आज की तो क्लास भी छोटी थी, तो 7-8 घंटे में मटेरियल आपने बहुत तगड़े लेवल पे कर लिया। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेक्चर अच्छे लग रहे हैं जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी डिटेल में कवरेज कराऊंगा जितना आप रेगुलर में नहीं करोगे, उससे भी बढ़िया कवरेज होगी, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।